ये न्यू लिंक को ऐड कीजिए। इस न्यू लिंक पे चलेगा, इस न्यू लिंक से चलेगा आप वीडियो। वो वाला लिंक एक्सपायर कर गया है, ब्रॉडबैंड में प्रॉब्लम आ गया था। बस सब लोग जुड़ जाएगा लिंक से, अभी वाला लिंक से जुड़ेगा बुआ। ये वाला लिंक से जुड़ेगा बुआ, पुराना लिंक में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, उस समय वाईफाई का कनेक्शन कट गया था, इसी कारण वो लिंक एक्टिव नहीं हो पाया। इस न्यू लिंक से सब लोग जुड़ जाएंगे। सब लोग जुड़ रहा है। सब लोग जुड़ जाएगा, जल्दी से स्टार्ट करेंगे बुआ। राधे राधे बुआ। सब लोग अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देगा लिंक को, नया लिंक को। गुड इवनिंग बुआ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। निर्मला। इंद्रजीत, हाय हेलो। नहीं, इतना देर से वेट नहीं करवा रहे थे, वाईफाई का कनेक्शन, ब्रॉडबैंड का कनेक्शन खराब हो गया था, इसी कारण से आपको प्रॉब्लम आ रही थी। अब ठीक है। हाँ, बादल कुमार शर्मा रिप्लाई देते हैं बुआ, सही आंसर देगा तब तो रिप्लाई करेंगे तो। और हैप्पी बर्थडे गुरुजी, मेरा बर्थडे नहीं है, चला टीचर्स डे है कल, वो भी कल है, आज नहीं। भावना पांडे, राधे राधे सर। राधे राधे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बुआ। जुड़ो बुआ, सब लोग अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दो लिंक को जल्दी से। सब लोग अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक को शेयर कर दो ना जी, अपने अपने स्टेटस पे डाल दो, ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच जाए, उस सबको पता चले। पांचवा चैप्टर है, इसका टेस्ट भी है संडे को ना, तो जल्दी से जुड़ जाएगा सब लोग। बस जस्ट स्टार्ट हो जाएगा 2 मिनट में, बस बस सब लोग जुड़ जाए। थोड़ा सा लिंक प्रॉब्लम आ गया था, इस कारण से थोड़ा सा आज डिले हुआ है, नहीं तो 7:30 बजे लाइव था। लिंक 7:30 बजे का ही दिया हुआ था। जल्दी से ऐड करेगा बुआ, स्टार्ट कर रहे हैं अपना लोग अब। ठीक है, तो बाकी लोग अपना जुड़ते रहेंगे। ठीक है। अरे जहाँ डालना है सब कुछ जगह लिंक को शेयर करो। तू लोग लिंक भी नहीं शेयर करते रहता है, पता ही नहीं चलता है कते को। चल वाह। आज जो अपना लोग चैप्टर का, जिस चैप्टर का अपना लोग करेंगे ना ऑब्जेक्टिव को, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है। कौन सा है बुआ? प्रीवियस ईयर का। कौन सा है बुआ? प्रीवियस ईयर वाला है ना। ये बिहार बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। और ये आपका केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर है, पृष्ठीय रसायन। क्या नाम है हुआ? पृष्ठीय रसायन, सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सरफेस केमिस्ट्री। और इसी के ऑब्जेक्टिव को आज अपना लोग लाइव में देखेंगे कि कैसे कैसे ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, चलो अपना लोग देखते हैं। पहले तो वेटेज देख लेते हैं हमेशा की तरह कि इसका वेटेज कितना है। तो बुआ, इसका वेटेज है आपके बिहार बोर्ड में, आप पिछले 2-3 साल का देख लीजिए, उसी के अनुरूप जो है सो अगले साल का भी शेड्यूल होता है। जैसे 2025 का अगर तुम देखेगा तो 2025 में 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आए थे। 2024 का देखेगा वो 3 क्वेश्चन आए थे। 2023 में 2 क्वेश्चन आए थे, और 2022 में 3, और 2021 में 4 आए थे। मतलब औसतन अगर तुम देखेगा तो लगभग 3 क्वेश्चन जो है सो पर ईयर इस चैप्टर से आए हैं। अगर हम लोग औसतन देखें तो पर ईयर के हिसाब से जो है 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते ही आते रहते हैं। तो इसीलिए जो है ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो देखना पड़ेगा फिर बढ़िया से। तो चलिए अपना लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें जो है सो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है बुआ, तो चल हुआ, तो अपना लोग देखते हैं क्या क्या चल रहा है। इस पेज में है, हाँ ये। चल वो आ गए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ गए ना अपना लोग।
ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन पढ़ेगा वो सब आदमी, क्वेश्चन पढ़ने पे ध्यान देगा। पहला क्वेश्चन देखो ऑब्जेक्टिव का आपका कौन है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि भौतिक अधिशोषण, ध्यान देगा, भौतिक अधिशोषण में लगभग उष्मा उत्सर्जित होती है, किलो जूल पर मोल में बताना है बुआ। अरे अधिशोषण का मतलब क्या बताए थे, अधिशोषण का मतलब बताए थे कि किसी भी ठोस के सतह पर जब द्रव या गैस के अणु चिपक जाते हैं तो इस प्रक्रिया को अधिशोषण कहते हैं। और अधिशोषण दो प्रकार के न होते हैं, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। तो भौतिक अधिशोषण में बताए थे 20 से 40 किलो जूल ऊर्जा जो है बाहर उत्सर्जित होती है, जबकि आप तो यहाँ पर भौतिक अधिशोषण का ही चर्चा किया गया है। तो भौतिक अधिशोषण में कितना होगा, 20 से 40 किलो जूल। कितना होगा वो, 20 से 40 किलो जूल होगा। कितना होगा, 20 से 40 किलो जूल। इसका आंसर टिक करेगा एक का ए, 20 से 40 किलो जूल। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है वो, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है। तो बारे रासायनिक अधिशोषण एक आणविक स्तर बनाता है ना, मतलब जो है द्रव या गैस के अणुओं के एक स्तर को अपने सतह पर चिपकाता है, क्योंकि वहां पर तो रासायनिक बंधन बनाना होता है, तो जो धातु के ठोस के सतह से चिपकेगा वही ना। तो इसीलिए रासायनिक अधिशोषण में एक आणविक स्तर होता है, यानी कि एक ही परत का निर्माण होता है। तो दो का भी आंसर क्या होगा बुआ, ए होगा। दो का आंसर क्या होगा बुआ, ए होगा। एक 3 नंबर पे आए, 3 नंबर में देखेगा बुआ, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। अरे रासायनिक अधिशोषण कैसी अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, बहुलीकरण, इनमें से कोई नहीं। कौन सा अभिक्रिया है बुआ, अनुत्क्रमणीय। कौन सा अभिक्रिया है, अनुत्क्रमणीय। अब पूछेगा तू लोग कि क्यों अनुत्क्रमणीय है, तो इसका रीजन सिंपल सा है बुआ कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि एक बार अगर ठोस के सतह पर जा करके रासायनिक बंधन के द्वारा जुड़ गया तो फिर यहाँ पर जो है सो ये बाहर उसके अणु बाहर निकलते नहीं है। इसी कारण से इसको कौन सा अभिक्रिया के अंतर्गत रखते हैं बुआ, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के अंतर्गत। कौन सा अभिक्रिया में रखेगा, अनुत्क्रमणीय। ठीक है, तो चल बुआ रासायनिक अधिशोषण कैसा अभिक्रिया है, अनुत्क्रमणीय। कैसा अभिक्रिया है बुआ, अनुत्क्रमणीय। फिर चौथा क्वेश्चन है बुआ, किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। बुआ चारकोल के द्वारा सबसे ज्यादा अधिशोषण ना अमोनिया गैस का होता है। कौन से गैस का होता है बुआ, अमोनिया गैस का होता है, अमोनिया गैस का होता है। ठीक है, चल बुआ तो 4 के बाद आगे बढ़ते हैं अपना लोग। चल बुआ 5 नंबर क्वेश्चन में देखेगा, 5 नंबर में कथन वाला क्वेश्चन है। तो पहला कथन है बुआ, भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है। क्या भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है, जी बिल्कुल होता है। वंडरवाल बल के द्वारा ना द्रव या गैस के अणु सतह पर चिपकते हैं, तो वहां पर जो है आसानी से ये बाहर निकलते भी रहता है और जुड़ते भी रहता है, यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। दूसरा है कि रासायनिक अधिशोषण भी उत्क्रमणीय होता है। गलत बात है ना बुआ, रासायनिक अधिशोषण तो अनुत्क्रमणीय होता है। तो इसमें कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 क्या है, असत्य है। तो इनका आंसर क्या टिक करेगा बुआ, रे सी। कथन 1 सही है परंतु कथन 2 क्या है, असत्य है। चल वह 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, रासायनिक अधिशोषण की दर। अरे रासायनिक अधिशोषण का दर दाब के बढ़ने से क्या होता है, बढ़ता है। दाब के बढ़ने से क्या होता है, बढ़ता है। अधिशोषण में दाब के बढ़ाने से अधिशोषण का दर क्या होता है, बढ़ता है। फिर अगला क्वेश्चन 7 नंबर पे है, 298 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक आयतन अधिशोषित होता है। वह अमोनिया का। चारकोल के द्वारा अधिशोषण किसका होता है, अमोनिया का। ये सब ऐसे ही तुमको जो है दिग्भ्रमित करने के लिए दिया गया है कि 298 केल्विन है, 1 ग्राम है, उससे नहीं कोई दिक्कत है। वह चारकोल के द्वारा सबसे ज्यादा अधिशोषित होने वाली गैस कौन है, अमोनिया। तो आंसर हमेशा अमोनिया होगा। अगला क्वेश्चन है वह फ्रेंडलिक के अधिशोषण समताप के अनुसार, फ्रेंडलिक का अधिशोषण समताप के अनुसार इनमें से कौन सा समीकरण सही है। तो वो अपना लोग ये समीकरण पढ़े हैं, एक्स बाय एम बराबर क्या होता है, केपी का पावर 1/m, केपी का पावर 1/n। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन 8 का ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। चलो 9 नंबर पे चलते हैं। 9 नंबर में निम्नलिखित में कौन अधिशोषण बहुआण्विक स्तर बनाता है। बुआरे कौन सा अधिशोषण बहुआण्विक स्तर बनाएगा। तो 9 का आंसर होगा ए, भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण में बहुआण्विक स्तर बनते हैं, जबकि रासायनिक अधिशोषण के अंदर जो है एक आणविक स्तर का निर्माण होता है। तो 9 का आंसर क्या होगा बुआ, बहुआण्विक स्तर पूछ रहा है तो इसको हम लोग भौतिक अधिशोषण कहेंगे। क्या कहेंगे बुआ, भौतिक अधिशोषण कहेंगे। ठीक है, चलिए अब बुआ 9 मनोज युद्धवंशी आप ठीक बता रहे हैं, 9 का ए होगा। संजीत ठीक बता रहा है बुआ, 9 का ए होगा। निर्मला ठीक बता रही है, ए होगा। शिव शंकर 8 का ए होगा, हाँ बिल्कुल सही बात है, 8 का ए होगा। लुकमान ठीक बता रहा है, ए होगा बुआ। अमित सूटर ठीक बता रहा है।
रे बादल कुमार शर्मा सर, क्या कल क्लास बंद रहेगा? क्यों बंद रहेगा? वो खुला है। हाँ ये होगा, ठीक है। चलिए तो आगे चलें अपना लोग। चलिए आगे चलते हैं। 9 तक हो गया, इसके बाद अगला पेज में। हाँ एक बार यहाँ पर नेक्स्ट पेज में 2 ऑब्जेक्टिव मात्र है क्वेश्चन हुआ, तो इन दोनों ऑब्जेक्टिव को अपना लोग पढ़ लेते हैं। चलो आएगा यहाँ पर, देखेगा पहला सवाल देखेगा बुआ, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को कम करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता और घटाता है, इनमें से कोई नहीं। बारे उत्प्रेरक जो होते हैं वो अभिक्रिया के दर को बढ़ाता भी है और अभिक्रिया के दर को घटाता भी है। तो इसका आंसर क्या होगा बुआ? सी। याद है बुआ अपना लोग उत्प्रेरक पढ़े थे, 2 प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं ना, एक को कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरक और एक को कहते हैं अपने लोग ऋणात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक संक्रियन ऊर्जा के मान को घटाता है, जिसके कारण जो है अभिक्रिया का दर बढ़ता है, और ऋणात्मक उत्प्रेरक संक्रियन ऊर्जा के मान को बढ़ाता है, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग क्या होता है? घटता है। मतलब उत्प्रेरक जो होते हैं वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। अगला क्वेश्चन है बुआ, उत्प्रेरक एक वस्तु है जो क्या करता है? ऑप्शन पड़ेगा बुआ, उत्पाद के साम्यावस्था सांद्रता को बढ़ा देता है, जी नहीं। प्रतिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक को परिवर्तित कर देता है, जी नहीं। साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है, बिल्कुल सही। साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को क्या कर देता है? उत्प्रेरक कम कर देता है। ये किसी क्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्रिया में भाग नहीं लेता है, ये साम्य अवस्था को पहले प्राप्त करवा देता है वेग को बढ़ाकर, वेग को बढ़ाकर। ठीक है, तो इसका आंसर 2 का आंसर क्या होगा बुआ? सी होगा। 2 का आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, आपके कमेंट ले लेते हैं। आकांक्षा बोलिए 2 का सी होगा, वेरी गुड। चंदन बोल रहा है सी होगा, वेरी गुड। खुशबू भारती सी बोल रही है, ठीक है। आकांक्षा सी बोल रही है, आलोक सी बोल रहा है, मनोज ठीक है बुआ, खुशबू भारती ठीक है, ऋतिकेश ठीक है बुआ, सतीश ठीक है। चलो बुआ अगले पेज पे चलते हैं, अब ज्यादा कमेंट नहीं। अगला पेज पे आप हुआ, आप लोग इस लिंक जो आपको लाइव क्लासेस के देते हैं उनको अपने अपने ग्रुप में शेयर भी करना रहता है। आप लोग शेयर ही नहीं करते हैं तो ज़्यादा लोग जुड़ नहीं पाते हैं जल्दी से। कितने को तो पता ही नहीं चलता है कि लिंक आया है, वो बेल आइकन बटन को ही नहीं दबाया तो नोटिफिकेशन ही नहीं जाता होगा उन पे। चल वाह देखेंगे ऑब्जेक्टिव में। अगला देख तो बुआ, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है बुआ? दूध किसका उदाहरण है? दूध किसका? बिलियन का? कौन बोल रहा है बिलियन का है? दूध बुआ किसका उदाहरण है रे? पायस का। क्या है? पायस का। दूध किसका उदाहरण बुआ? पायस का। जल में प्रक्षेपित वसा होता है ना, तो तेल में जल रहे या जल में तेल रहे उसको क्या कहते हैं? पायस कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? पायस कहते हैं। तो दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है बुआ? पायस का। किसका है बुआ? मनीष पांडे, वेरी गुड। ऋतिकेश वेरी गुड। करुणा भारती गलती बता रही है, बिलियन का है। रंजन कुमार वेरी गुड बुआ। लुकमान ठीक बता रहा है, निर्मला ठीक बता रही है। चल बुआ अगला क्वेश्चन में चलते हैं। टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है? याद है बुआ टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? याद आया टिंडल प्रभाव? टिंडल प्रभाव यानी कि जब कोलाइडी विलयन से होकर के प्रकाश की किरणों को पार कराया जाता है तो प्रकाश के किरणों में जो परिकिरण आती है वो अलग अलग दिशाओं में मुड़ जाती है। इसी घटना को टिंडल नामक वैज्ञानिक ने देखा था तो उसको कहते हैं टिंडल प्रभाव। क्या कहते हैं बुआ? टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव होने के लिए कि जो भी विलयन आपने बनाया है उसमें कणों का आकार क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो विलयन जो होते हैं उनमें तो कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है तो प्रकाश आराम से आर पार कर जाती है, लेकिन कोलाइडी विलयन के अंदर कोलाइड के कणों का आकार बड़ा होता है तो उससे प्रकाश की किरणें प्रकीर्णित होती है, इसीलिए टिंडल प्रभाव पाया जाएगा किस में? कोलाइडी विलयन में। तो कोलाइड का उदाहरण कौन है बुआ? सॉल है ना, तो आंसर सी होगा। सी, 2 का सी, वेरी गुड बुआ। बहुत सारे लोग सी आंसर दे रहे हैं, जैसे सूरज दे रहा है, चंदन दे रहा है, कविता दे रही है, चंदन इंद्रजीत गलत बता रहे हैं बुआ। चंदन यदुवंशी, नायक जी, रे नायक कौन है रे? सोनम ठीक बता रही है, डॉली गुप्ता ठीक बोल रही है, पूजा ठीक बोल रही है। बहुत सारे लोग बहुत सारे अच्छे आंसर दे रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा वह, जब Fe 3 नंबर में निम्नलिखित में किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? तो वह टिंडल प्रभाव किसमें? वास्तविक विलयन जो होते हैं उसमें कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है तो उसमें प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। तो ये कौन सा आंसर होगा? वास्तविक विलयन का उदाहरण कौन है? चीनी का घोल। चीनी और जल का घोल जो होता है वह वास्तविक विलयन होते हैं। इसमें कणों का आकार बहुत छोटा होता है जिस कारण से प्रकाश की किरणों को जब विलयन से पार कराते हैं तो विलयन में प्रकीर्णन नहीं होता है। अतः
इसमें जो है टिंडल प्रभाव 3 में ये चीनी के घोल में नहीं पाया जाता है। तो 3 का आंसर क्या होगा बुआ? ए होगा। 3 का आंसर ए होगा। चल बुआ चौथा क्वेश्चन पे आएगा। चौथा क्वेश्चन पे आएगा बुआ। क्वेश्चन देखेगा, जब FeOH3 है ना सॉल में NaCl का घोल मिलाया जाता है, किसका घोल मिलाया जाता है बुआ? NaCl का घोल मिलाया जाता है, तो क्या होता है? हो गया 3 का 4 पे आओ। जब FeOH3 सॉल में NaCl का घोल मिलाया जाता है तो क्या होता है बुआ रे? देख बुआ इसमें FeOH3 अपक्षेपित हो जाता है ना बुआ। FeOH3 क्या हो जाएगा? अपक्षेपित हो जाएगा। तो 4 का आंसर क्या होगा बुआ? डी न होगा। 4 का आंसर क्या होगा बुआ? डी। चलिए 5वां नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है? ध्यान देगा बुआ, इसका आंसर जो है वहां पे गलत लिखा हुआ है, उसमें एक एक आंसर दिया हुआ है जो कि गलत है ना। तो 5 का आंसर ध्यान देगा। 5 का कौन सा आंसर होगा बुआ रे? फटाफट बताएगा। 5 का भी किताब देख के बता रहा है रे। 5 का आंसर लायोफिलिक कोलाइड है। दूध भी है, गोंद भी है और रक्त भी है, ये तीनों को लायोफिलिक कोलाइड है ना। दूध, गोंद और रक्त ये तीनों लायोफिलिक कोलाइड है। दूध, गोंद और रक्त ये तीनों लायोफिलिक कोलाइड है। ठीक है। 5 का आंसर ए, बी और डी तीनों होगा। 5 का आंसर ए, बी और डी तीनों होगा, बस सी नहीं होगा, क्योंकि कुहासा जो है ना बुआ लायोफोबिक कोलाइड होता है। निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है? तो बुआ नहीं है तो कुहासा बस नहीं है, बाकी सब लायोफिलिक कोलाइड है। देखो ना 5 और 6 यहीं पे बुक्के में तुमको मिल जाएगा। अच्छा यहाँ बुक्के में तुमको जो है सो बुक में ही देखेगा ना वो, तो तुमको मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों है। 5 नंबर का क्वेश्चन अगर तू देख रहा है, अगर वो 5 नंबर का क्वेश्चन तू देखेगा तो 5 नंबर में करा है निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है। तो तू अगर ऑप्शन खाली गोंद मारता है, अगर तू खाली ऑप्शन क्या मारता है? गोंद, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये हुआ कि दूध, कुहासा और रक्त लायोफिलिक कोलाइड नहीं है। तो सेकेंड वाला ऑप्शन क्वेश्चन को देखो बुआ 6 नंबर में कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है, तो फिर नहीं है तो इसमें तुमको दूध, कुहासा और रक्त तीनों ना मारना पड़ेगा। तो इसीलिए नहीं, ये नहीं होगा, सिर्फ गोंद नहीं होगा बुआ, है ना। इसीलिए आपको 5 का आंसर क्या टिक करवाए हैं? दूध भी लायोफिलिक कोलाइड है, गोंद भी लायोफिलिक कोलाइड है और रक्त भी लायोफिलिक कोलाइड है। अगर आप 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं तो 6 नंबर का क्वेश्चन देखेगा बुआ। 6 नंबर का क्वेश्चन देखेगा। 6 नंबर में कहता है निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है। तो वह एगो कुहासा छोड़ करके बाकी सब लायोफिलिक कोलाइड है, चाहे वो दूध हो, चाहे वो गोंद हो, चाहे वो रक्त हो, ये सब के सब लायोफिलिक कोलाइड है। और सिर्फ कुहासा जो है लायोफोबिक कोलाइड का उदाहरण होता है। ठीक है। तो 6 का आंसर सी होगा, 5 का आंसर ए, बी और डी होगा। ठीक है, चलिए आगे चलें। 6 का आंसर सी बोल रहा है बुआ, बहुत अच्छे। चल वह 8 नंबर क्वेश्चन देखेगा। और 7 नंबर पहले कोलाइडी कणों का आकार क्या होता है बुआ? कोलाइडी कण का आकार क्या होता है बुआ रे? 10 का पावर -5 से 10 का पावर -7 सेंटीमीटर कते होता है बुआ? 10 का पावर -5 से 10 का पावर -7 सेंटीमीटर। सी, वेरी गुड। नीतीश जी सही बता रहे हैं, ऋतिकेश ठीक बोल रहा है बुआ, पूजा कुमारी ठीक बोल रहे हैं। 7 का सर, 7 का आंसर 10 का पावर -5 से 10 का पावर -7 सेंटीमीटर कोलाइडी कणों का आकार होता है। कविता ठीक बोल रही है, संजीत ठीक बोल रहा है, डॉली गुप्ता ठीक बोल रही है, मनोज यदुवंशी ठीक बोला, वेरी गुड बुआ। चलो वो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है? अपोहन बुआ, कौन से विधि के द्वारा? अपोहन। चल बुआ 9 नंबर में है दूध है। दूध क्या है बुआ? जल में प्रक्षेपित वसा। जल के अंदर जो है छोटे छोटे वसा की बूंदे रहती है, इसीलिए दूध को कहा जाता है जल में प्रक्षेपित वसा। तो 9 का आंसर क्या होगा बुआ? 9 का आंसर ए होगा। 9 का पर हुआ, 9 का आंसर ए होगा। हाँ 8 का सी होगा। वेरी गुड आकांक्षा, ऋतिकेश, अविनाश। अविनाश क्या ये लिख दिया ये? हाँ 9 का आंसर 1 होगा। चंदन यदुवंशी ठीक बोल रहा है बुआ, ऋतिकेश ठीक बोल रहा है, वेरी गुड बुआ। दूध है क्या बुआ? जल में प्रक्षेपित वसा है, जल में प्रक्षेपित वसा है।
चल वह अगला क्वेश्चन 10 पे चलते हैं। फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलाइडी विलयन के स्कंदन में निम्नलिखित में कौन विद्युत अपघट्य सबसे कम प्रभावी है? तो वह सबसे कम प्रभावी वाला वैद्युत अपघट कौन है? KBr। कौन है वह? पोटासियम ब्रोमाइड। कौन है वह? पोटासियम ब्रोमाइड। यहाँ पर देखेगा तो वह यहाँ पर पोटासियम के 2 आयन है और एक 3 आयन है, यहाँ पर भी 3 आयन है और यहाँ पर 3 और एक 4 आयन है, यहाँ पर सिर्फ 2 आयन है। तो इसीलिए वैद्युत अपघट कौन सबसे कम प्रभावी है? वह KBr। सिंपल सा रीजन है वह। आयन का संख्या देखो ना, आयन का संख्या यहाँ पर देखेगा तो यहाँ पर आयन का संख्या K प्लस और Br माइनस, दुए गो आयन है ना वह। K2SO4 को तोड़ेगा तो 2 प्लस SO4-2 है। तो यहाँ पर आयन का संख्या कितने होंगे? 2 और 1 3 हो गए। यहाँ पर अगर तोड़ेगा तो 2 गो पोटासियम आयन है प्लस CrO4 पर -2 है, तो यहाँ भी 2 और 1 3 आयन हो गए। यहाँ पर तोड़ेगा हुआ तो 3 और FeCN6 पर पावर जो है -3 है, तो यहाँ भी 3 और 1 4 4 गो आयन है, बस यहाँ पर 2 गो आयन है। तो सबसे कम प्रभावी वैद्युत अपघट कौन है? पोटासियम ब्रोमाइड। कौन होगा वो? 10 का आंसर ए। वेरी गुड। आज तो सी नहीं होगा, ए होगा 10 का। चल वह निम्नलिखित में कौन पाइसी कारक है? वो साबुन पाइसी कारक है। कौन है पाइसी कारक? कौन है वह? साबुन है, जो 2 अलग अलग प्रकार के पायसों के बीच में संबंध स्थापित करता है, उसी को पाइसी कारक कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? वह 11 का ए नंबर होगा साबुन। 11 का कौन सा आंसर होगा? ए नंबर साबुन। 11 का कौन सा होगा? वह ए नंबर साबुन। वेरी गुड। चल वो आगे चलें। अब खत्म हो गया कि? ठीक है बुआ, ये तो चैप्टर खत्म हो गया, 5वां चैप्टर ना अपना लोग जो है। सो ये 5वां चैप्टर आपका खत्म हुआ है। और धातु के निष्कर्षण 6ठा चैप्टर का अभी आपको मिल जाएगा वीडियो। इसको रिकॉर्डेड करके आपको जो है वीडियो डाल देते हैं। और साथ में जो है सो बायोलॉजी के भी जो है सो अब एक चैप्टर है जो खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, उसके भी ऑब्जेक्टिव्स का जो है सो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग वीडियो को अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, कोशिश करते हैं अगर लाइव हो पाएगा तो अभी लाइव कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि बुआ।